नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। तो केदार नगरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आप दिल्ली स्टूडियो से हमारा प्रसारण देख रहे थे और अब भोपाल में इस वक्त हम मौजूद है। भोपाल स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। चूंकि देश भर के तमाम ज्योतिर्लिंगों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर की बात की जाए और ओमकारेश्वर की बात की जाए तो वो भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन महाकाल की नगरी में मौजूद थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। लेकिन इस प्रधानमंत्री के पूरे इस दौरे को समझने की कोशिश करें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है केदार नगरी के विकास को लेकर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आदि शंकराचार्य के आदर्शों को लेकर, क्योंकि अद्वैत वेदांत का दर्शन जिन्होंने कराया और पूरे दुनिया में सनातन धर्म से परिचय कराने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन पर उनके आज प्रतिमा का अनावरण जो है वो भी आज प्रधानमंत्री ने किया है। और केदारनाथ के लिहाज से ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि 2013 में जब त्रासदी एक तरीके से देखा जाए तो बाढ़ जब केदारनाथ में आई थी तो बहुत नुकसान केदार नगरी को हुआ था। उसके विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद उनका फोकस रहा है, उस पर समय समय पर वो समीक्षाएं करते रहे हैं। 2 चरणों में अब तक इसके विकास के पूरा रोड मैप बना था। पहले चरण में जिन विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था और जिनको करने का संकल्प भारत की सरकार ने लिया था, आज उसका शुभारंभ लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही दूसरे चरण में अब केदार नगरी में जिन चीजों का विकास होना है उनका भी शिलान्यास और भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री ने वहां पर किया है। साथ ही आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की अगर बात की जाए उनके समाधि स्थल पर, वहां पे उसका अनावरण आज प्रधानमंत्री ने किया। थोड़ी देर वो वहां बैठे भी थे। और आदि शंकराचार्य का महत्व कितना महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिहाज से समझने की कोशिश करें, उनके विचारों पर भारत किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने अपनी बात रखी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान आइए आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी मौजूद है। रंजन जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अक्षय शर्मा जी मौजूद है। अक्षय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रंजन जी सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, कैसे प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे को समझे। दीपावली का अगला दिन और बाबा केदारनाथ के कल का जो पट है वो भी बंद होने वाले हैं और आज एक दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और उस दौरान आदि शंकराचार्य जी की पूरी जो समाधि स्थल है वहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। कैसे इस पूरे दौरे को के मायने हम समझे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है आदित्य जी। इसमें केवल धर्म नहीं है, विकास है। और धर्म जब विकास से जुड़ जाता है तो देश या समाज की बहुत तरक्की होती है। धर्म में पीछे नहीं ले जाता है जी। और आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है मामला। सोचिए कितनी पुरानी बात थी, 8वीं सदी के उनके जन्म के बहुत से भ्रांतियां भी हैं, बहुत से विवाद भी हैं, लेकिन 8वीं सदी मान लें। उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी। केरल में एक व्यक्ति पैदा होता है और एक बहुत बड़ा एक सोच रखता है। फिर वो नॉर्थ आते हैं, 4 धाम की स्थापना करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 हैं। तो देखिए, जो विकास की बात हम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा, उसकी नींव अगर देखा जाए बहुत पहले आदि शंकराचार्य रख चुके थे। विकास यही तो है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाले शंकराचार्य। धर्म पीछे जा रहा था, बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे उसमें विवाद हैं। उन्होंने अद्वैत की स्थापना की और जो उनका जर्नी है बहुत ही महत्वपूर्ण है आदित्य जी। देखा जाए तो केवल ऐसा नहीं कि वो चलते गए, वो विभिन्न जो धर्म थे, विभिन्न जो मत हैं, उनसे शास्त्रार्थ करते थे, गोष्ठियां करते थे, उनको पराजित करते थे, फिर आगे बढ़ते गए वो, और केदारनाथ की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री का आज यहाँ आना, वो भी दिवाली के ठीक बाद। दिवाली में वैसे भी सबका एक स्फूर्त, एक नई एक ऊर्जा होती है हमारे अंदर। पूरे देश में नई ऊर्जा है। उन्होंने विकास की नई नींव डाली है। जो 2013 की बात आपने की, उसमें जो समाधि स्थल है वो भी नष्ट हो गया था। करीब 130 करोड़ का आज का जो विकास का प्रोजेक्ट है, कुछ उन्होंने अभी अनवील किया है, कुछ की आधारशिला रखी है और अभी आने वाले समय में आदित्य जी ये शुरुआत है। और कल लगभग 500 करोड़ की यह योजना है जो आने वाले समय में होगी। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात कही थी
पीएमओ खुद निगरानी कर रहा है इस योजना का, इसलिए इसका महत्व समझा जा सकता है। हाँ अक्षय जी, कल सबने हमने दिवाली बनाई, बहुत देर रात तक सभी लोग जागे, और आज जैसे ही आंख खुली, गोवर्धन पूजा है आज, और टीवी जैसे ही खोली होगी दर्शकों ने, तो बाबा केदारनाथ के दर्शन हो रहे थे और आदि शंकराचार्य जी के दर्शन हो रहे थे। उनकी प्रतिमा दिख रही थी जिसका पूरी भारत को इंतजार था, उस दर्शन का, उस तस्वीर का। आज वो सुबह सुबह देखने को मिली, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे। क्या मायने आदि शंकराचार्य को लेकर जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिस तरफ आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य जी की जो संकल्पनाएं थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का, और वो भी तब जब अगले दिन पूरे देश में लोग जब आँख खोलते हैं और टीवी खोलते हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन भव्य तस्वीर के साथ होते हैं। जय केदार के उद्घोष के साथ में आज जो शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर किया है, वो निश्चित रूप से एक स्फूर्तिदायक और नई ऊर्जा का संचार करने वाला है, जो पूरे देश में आदि शंकराचार्य जी ने जिस बीड़े को उठाया था कि पूरे भारत को उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक किया था। कालड़ी के एक छोटे से गांव केरल से चले वो 5-8 वर्ष की आयु में वो उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ही गोविंद पाद गुरु के द्वारा उन्होंने दीक्षा ली, और वहाँ से फिर वो संन्यास्त होकर पूरे देश भर में 8 वर्ष की आयु में निकल गए थे। और उस जिस तरह से देश को जोड़ा, जैसा रंजन जी ने कहा कि जिस समय जो भ्रांतियाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनको उन्होंने उसको नष्ट करने के लिए एक जो बीड़ा उठाया था, सामाजिक चेतना का संचार किया था, और सामाजिक चेतना के साथ साथ भारत को एक कड़ी में जोड़ा था। वही काम आज मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ाया, ऐसा उन्होंने अपने कहा भी कि उन्हीं के काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने उस समय आज से 2500 वर्ष पूर्व, जब ईसा से 500 वर्ष पूर्व जन्म को लेकर जो उसमें मतभेद है वो अपनी जगह है, लेकिन जो उनका उद्देश्य था, उन्होंने आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और भौगोलिक रूप से भारत को एक कड़ी में जोड़ा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो एक आधारभूत संरचना का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उत्तराखंड में किया जा रहा है, वो पूरे देश भर में किया जा रहा है। विशेष रूप से आज जो केदारनाथ में वहाँ पर उन्होंने जिन विकास कार्यों का उद्घाटन किया है, वो एक बहुत बड़े दृश्य की ओर हमें इंगित करते हैं। भारत का जिस तरह से आज विश्व भर में परचम लहरा रहा है, वो इन विकास कार्यों को एक और गति प्रदान करता है। हाँ। और ये हमें उसको सप्लीमेंट करते हैं कि भारत आज किस दिशा में बढ़ रहा है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। हाँ। तो आदि शंकराचार्य जी का जो कार्य था, वो मोदी जी ने आज उसे और आगे बढ़ाया है। जी रंजन जी, भारत का दर्शन और भारत का सनातन धर्म और भारत में जो आदि शंकराचार्य जी के बताए हुए बातें हैं, चाहे वो केदारनाथ की बात की जाए या तमाम ज्योतिर्लिंगों की बात की जाए, चारों मठों की बात की जाए, जी इन सबको कितना बल मिलता है? प्रधानमंत्री पहली बार केदारनाथ नहीं गए हैं जी, 5वां दौरा था उनका, ये 5वीं बार वो अपने दूसरे टेन्योर, पहले और दूसरे टेन्योर को मिला दिया जाए तो वो पहुंचे हैं जी। भारत के दर्शन को, भारत की जड़ों को, भारत के जिसे कहें कि बेस को कितना बल मिलता है? देखिए, हमारे जीवन का आधार है धर्म, और जब भी देखिए अगर हिंदू धर्म है और हम सबकी इच्छा होती है कि एक बार हम चारों धाम की यात्रा कर लें, सबके मन में आपने सुना होगा, हमारे घर में पूर्वज भी हैं, जी हाँ जी, हम लोग के मन में इच्छा होती है, तो आदि शंकराचार्य ने उसका बीज बोया कि आप धर्म को भूले नहीं। अगर धर्म से आप विमुख हो गए, किनारे हट गए, तो आपका वहाँ उन्नति खत्म हो जाती है, आपका प्रगति रुक जाता है। उसके बीज को आदि शंकराचार्य ने बोया, हम लोग उसको जीते रहे। कितने सारे संघर्ष हुए आदित्य जी, हमारे ऊपर हमले हुए विदेशों से, विदेशियों ने राज किया, लेकिन धर्म हमारा ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत ही वंडरफुल है, आश्चर्यजनक चीज़ है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसे कहते हैं, आज भी वही खड़ा है, कोई इसे नष्ट नहीं कर पाया। सोचिए कितना बड़ा योगदान उसमें आदि शंकराचार्य का होगा कि आज भी हम चारों धाम की बात करते हैं, हम दक्षिण से उत्तर आते हैं, उत्तर से दक्षिण जाते हैं, पूर्व से पश्चिम जाते हैं, और वो हमारे विकास का भी आधार बनता है। क्योंकि जब इकोनॉमी जुड़ती है, जैसे आज जो
जो विकास योजनाओं की आधार पड़ी, जैसे जो शंकराचार्य जी का जो समाधि स्थल था नष्ट हो गया था, 2013 की त्रासदी की बात आपने की, काफ़ी बहुत वहाँ पे नुकसान हुआ। एक तरह से रिस्ट्रक्चरिंग है उत्तराखंड का। और उन्होंने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही कि 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का है। जाहिर है जहाँ विकास होगा, जैसे उन्होंने दिल्ली से देहरादून के हाईवे की बात की, और उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, और पिछले 100 साल में जितने नहीं आए उतने अगले 10 साल में आने की संभावना, क्योंकि जब सुविधा में मिलती है तो जाहिर है श्रद्धालु आते हैं। और श्रद्धालु के लिए से वो मनोरंजन लेने जाते हैं कि मनोरंजन हमें करना है, वो धर्म से जुड़ते हैं। आदित्य जी, जो धर्म से हम जुड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली रंजन जी, धर्म से जुड़ते हैं वो। विकास पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अक्षत जी, इस तरह के कार्यक्रमों से आदि शंकराचार्य का जिस तरीके से आज पूरा उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया, और हम क्या ये माने कि आने वाली पीढ़ी के लिए आदि शंकराचार्य को जानने को लेकर उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ेगी? भारत में अगर बात की जाए, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भारत के दर्शन को जानने को में आदि शंकराचार्य का कितना बड़ा महत्व था, क्योंकि कई चीज़ें धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ऐसी हो रही हैं जो किताबों में समेट कर रह जा रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के तीर्थ स्थलों से अगली पीढ़ी में एक नए ऊर्जा का संचार होगा, खासकर आदि शंकराचार्य जी और उनके योगदान को जानने में? मोदी जी के आज के वक्तव्य ने, आज के पूरे कार्यक्रम ने विश्व भर में आदि शंकराचार्य जी को जानने के प्रति एक जिज्ञासा का भाव पैदा निश्चित रूप से कर दिया होगा। क्योंकि जिस वृहद स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ है, लगभग 87 स्थानों पर, 12 ज्योतिर्लिंगों पर इसका सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रमुख नेतागण, राज्यपालगण मौजूद रहे, तो देशव्यापी इस आयोजन को किया गया। तो जिस तरह से आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को जोड़कर और विश्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय कराया था, उसको जानने की जिज्ञासा पूरे विश्व में होगी। जिस तरह से मोदी जी ने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय कराया, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 22 जून का दिन जो है योग दिवस के रूप में अब मनाया भी जाता है, उसी तरह अब ये भी एक शंकराचार्य जी को जानने की, जैसे पश्चिम के कई बड़े बड़े दार्शनिकों को स्थापित करने में पश्चिम के जगत ने बड़ा जोर लगा के उन्होंने स्थापित कराया, जिस पर कि विश्व भर में चर्चा होती है, वैसे ही अब शंकराचार्य जी को जानने की भी अब जिज्ञासा पूरे विश्व भर में होगी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अब समय के दायरे में बंधकर भारत डर कर काम नहीं करता है, समय के दायरे में बंधकर काम नहीं करता है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, जिस तरह से राम पथगमन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस तरह से पूरे 4 धाम यात्रा का जो सर्किट है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये जो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने की और विकास को एक समय सीमा में बांधकर काम ना करने की जो उनका जो वो प्रयास है, वो बहुत बड़े भारत को जो विश्व स्तर पर स्थापित करने में निश्चित रूप से एक बड़े संकेत की ओर हमें संकेत दे रहा है। और जो ध्येय वाक्य है कि भारत को एक विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना है, वह ये उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम नजर आ रहे हैं। रंजन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात अक्षत जी ने बोली कि भारत को विश्व गुरु के रूप में अगर अपने आप को स्थापित करना है तो उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम जरूर ये है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत की जो पुरानी परंपराएं रही हैं, चाहे वो योग की भी बात अक्षत जी ने कही कि योग दिवस को भी दुनिया भर में योग दिवस के जरिए योग को दुनिया भर में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री ने किया, आज आदि शंकराचार्य पर उन्होंने बल दिया, उस पर उनके बारे में दुनिया को बताया। इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री का ये फोकस रहा है कि धर्म के साथ चीज़ों को, सत्ता और धर्म के विचारों को एक करते हुए आगे बढ़ने को लेकर हमने देखा कि जब महाकुंभ, जब सिंहस्थ मध्य प्रदेश में हुआ था, उस समय वैचारिक महाकुंभ हुआ था, आपको याद होगा निनौरा में, प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद थे और एक तरीके से एक पूरा प्रस्ताव बनाया गया था कि किस तरीके से तमाम साधु संत जब दुनिया से वहाँ, देश और दुनिया से वहाँ मौजूद थे, वो किस तरीके से समाज के विकास में, भारत के विकास में अपना योगदान चाहते हैं और वो उनका नजरिया उस पर क्या है, उसको लेकर भी एक प्रस्ताव वहां से निकला था। क्या आपको लगता है कि देश की सत्ता और देश का धर्म, हमारा धर्म,
इन दोनों के समावेश के साथ में समाज के विकास को लेकर ये एक बहुत महत्वपूर्ण सोच जो प्रधानमंत्री की देखने को मिलती है वो हो सकती है, और वो भी तब हम ये कहें कि भारत को भारत की ओर ले जाने के लिए, जो भारत था हमारा या जो भारत है हमारा, जो भारत की संकल्पना है हमारी, उस पे जिस पे आधुनिक दौर के दौरान जिन चीज़ों को हम पीछे छोड़ते जा रहे थे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर आगे काम कर कर ये संकल्पना दिखाई देती है। अभी अक्षत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पश्चिम के हमारे जो पश्चिम के जो दार्शनिक हैं या जो उनके आध्यात्मिक जो गुरु हैं जो भी हैं, उनको स्थापित करने में वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के विचारक हैं, थिंकर हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। और जबकि देखा जाए भारत विश्व गुरु पेपर पे नहीं रहा है, वास्तविक में रहा है। हाँ। हमारे नालंदा रही है, जो पूरे तक्षशिला रही है, पूरे विश्व से लोग यहाँ पे अध्ययन करने आते थे, तो ऑन पेपर नहीं था, ये वास्तविक में था। सोने की चिड़िया जो बोली जाती थी भारत को हम बोलते थे, तो केवल पेपर पे नहीं था, वाकई था। यही कारण कि जो विभिन्न आक्रांता हैं बाहर के, वो बार बार भारत तरफ आते थे और यहाँ पे अटैक करते थे हमें। तो हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो आर्थिक क्षमता थी, उसका लोहा पूरा विश्व मानता था सदियों से। लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, हम पश्चिम सभ्यता को हम फॉलो करने लगते हैं और अंधाधुंध फॉलो करते हैं बिना कुछ जाने समझे, तो जाहिर है हम विकार आते हैं, हाश होता है, दिक्कतें आती हैं। तो ये जो केंद्र बिंदु हमारे हैं, आध्यात्मिक केंद्र है जो केदारनाथ, धार्मिक केंद्र हमारे हैं, तो यह उन्होंने प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, हिस्टोरिकल केंद्र तो देखे जो बड़े बड़े ऐतिहासिक केंद्र बिंदु हैं, लेकिन साथ में इनसे भी परिचय करें जो हमारे आधार हैं, जीवन के आधार हैं, समाज के आधार हैं, वो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं। जब इससे जुड़े रहेंगे तो चाहे कोई भी सभ्यता आएगी हमें, कितनी खराब भी सभ्यता कोई आएगी, हमें अटैक करेगी, हमें हावी नहीं, हमारे पे हावी नहीं होगी, हम बचे रहेंगे और हम विकास का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करते रहेंगे। हाँ। अक्षय जी, आदि शंकर, जैसे आपने नालंदा की, सर ने नालंदा की बात की, तक्षशिला की बात की, आदि शंकराचार्य का बौद्ध धर्म से थोड़ा मतभेद था, ये हम सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री लेकिन बौद्ध धर्म की जो अच्छी बातें हैं, भगवान बुद्ध के द्वारा जिस तरीके से संदेश दुनिया भर को दिए गए हैं, उसको भी बताते आए हैं, उस पर भी बल देते आए हैं। ऐसे में हर धर्म का, हर धर्म, हर मजहब में जो बातें समाज के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बताई गई हैं, मनुष्य मानव सेवा के लिए बताई गई हैं, उनको आगे बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का हमेशा से जोर रहा है। क्या हम ये माने कि समावेशी विचारों को, हर धर्म के विचारों को, जो विचार मानव कल्याण की बात करते हैं, जो विचार समाज कल्याण की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसको आगे ले जाकर एक पूरा, जिसे कहें कि कॉम्पैक्ट नजरिया देने की कोशिश भी देश भर में दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका मूल भी यदि हम कहें तो आदि शंकराचार्य जी की शिक्षा में ही रहा है। उनका जो ब्रह्म वाक्य था, अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्म है और सब मुझ में भी है, वो तुझ में भी है, सब जगह ब्रह्म है। हाँ। तो उस ब्रह्म का की अनुभूति जो है वो कराने का प्रयास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। आपने बौद्ध धर्म की बात की, तो बौद्ध धर्म के लिए भी उन्होंने जो अभी सारनाथ और कुशीनगर में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी वहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ। और आध्यात्मिक रूप से आज जो शंकराचार्य जी की वहाँ पर समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया है, ये आपस में जो मानव कल्याण का जो मूल है सभी धर्मों का, कि मानव कल्याण होना चाहिए, उसके प्रति उनका एक प्रयास है कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है। मनुष्य ने यदि जीवन लिया है तो किस तरह से वो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ रूप में जी सके। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो सभी एक तरह से कहना चाहिए कि मैनुअल हैं, कि वो आदर्श रूप में जीवन किस तरह से जीना चाहिए। इससे भगवान ने भी स्वयं जीकर बताया। भगवान राम आदि जितने कृष्ण, उन्होंने सबने जन्म लेके जीवन जीने का एक हमें तरीका सिखाया। तो उस तरीके को और आगे बढ़ाते हुए आदि शंकराचार्य जी ने जो हमें मार्ग दिखाया, एक सूत्र में रहकर पूरे देश में सामाजिक और धार्मिक एकता हो, सब लोगों में मानव कल्याण के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो, ये
कार्य जो है मोदी जी ने आज उसको और आगे बढ़ाते हुए एक वृहद रूप दिया है, वैचारिक रूप से भी दिया है और धरातल पर भी दिया है कि किस तरह से हम, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो हम आपस में और तेजी अच्छे से जुड़ सकेंगे, विकास कार्य तेजी से होगा तो जीवन सभी का उन्नत होगा। रंजन जी, आपने विकास की बात की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अक्षत जी ने भी अभी की जी। उत्तराखंड की बात की जाए, खासकर केदार नगरी की बात की जाए, जी। बहुत नुकसान 2013 में हुआ था, ये हम सब जानते हैं जी। और प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में उसका जिक्र किया कि जब ये नुकसान मैं जब वहाँ पहुँचा और जो नुकसान मैंने देखा, मुझे लगा कि अब बहुत जल्दी इसको पहले क्या बल्कि पहले से भी और बेहतर सुविधा युक्त कैसे काम किया जा सके। उन्होंने एक बात और कही कि जब गुजरात में खासकर भुज और उधर तमाम आसपास के इलाकों की बात की जाए तो वहाँ जब भूकंप आया था तो उसको जल्दी से रीडेवलप करने का प्लान पूरा उनके मुख्यमंत्री रहते हुए और उसको बहुत जल्दी अपनी गति पर लाने पर उनका एक लंबा अनुभव था और वही वो चाहते थे कि केदार नगरी में हो जाए और ये संकल्प वहाँ के लोगों से बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से पूरा हो सकता है। किस तरीके से, चाहे वो वहाँ रोड्स के नेटवर्क की बात की जाए, चार धाम यात्रा की, भारतमाला प्रोजेक्ट की बात की जाए, पहाड़ों पर रेल पहुंचाने की बात की जाए, जो आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक पीढ़ी ऐसी थी जिसने पहाड़ों पर रेल नहीं देखी थी, आज पहाड़ पर रेल पहुंचने की बात हो रही है, हेलीपैड्स तो बना ही दिए गए, एयरपोर्ट की बात हो रही है। ये तमाम केदार नगरी का जो विकास है, खासकर चार धाम यात्रा का जो विकास है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उसको किस तरीके से समझें और किस तरीके से संकल्पित दिखाई देती है प्रधानमंत्री की सरकार। आपने जो विकास की बात की आदित्य जी, जो सबसे जिसकी प्रकृति है वो बताती है कि हमारे साथ छेड़छाड़ ज़्यादा मत करो, अब विकास करो लेकिन एक दायरे में करो। आप अगर आपने प्रकृति का नाश कर दिया, उसका विनाश कर दिया तो विकास के मायने नहीं है। 2013 जो विभीषिका हुई वो उसका एक उदाहरण था, जो हमने अंधाधुंध हमने मकान बनाए, होटल बनाए, रिसोर्ट बनाए, वो कहीं न कहीं उसमें बाधा पहुंचा रहा था। अब जो विकास हो रहा है, जो प्रधानमंत्री ने बात की, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे ब्रिज की बात की, वहाँ पे मंदाकिनी नदी पे एक रिटेनिंग वाल ही बन रहा है, तो विकास और प्रकृति अगर साथ चलेगी, जो प्रयास अभी हो रहा है, तो विकास बहुत अच्छा होगा, प्रकृति का विनाश नहीं होगा और हमारे जीवन को वो उतना प्रभावित बुरी तरह से नहीं करेगा। तो मुझे लगता है आज की जो विकास हुई है, और खासकर एक और चीज़, इसी स्टूडियो में आदित्य जी आपको याद होगा प्रधानमंत्री का स्पीच था, आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने आज का जो विकास है उत्तराखंड का, उसको आत्मनिर्भरता से जोड़ा है। बिल्कुल, अगर हमारी एक पीढ़ी जो बिना रेल देखे चली गई, उसने हेलीकॉप्टर नहीं देखा, तो ये हमारा एक दायित्व बनता है पूरे समाज का, ना केवल सरकार का, वह पीढ़ी इस चीज से परिचित हो और उसका फायदा उठाए अपने विकास में, उनको उन्नति में। बिल्कुल। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत को उन्होंने जोड़ा है आज के विकास से, उल्लेखनीय क्षण है और मुझे लगता है कि इससे विकास और अच्छा होगा और सुंदर होगा। बिल्कुल रंजन जी, विकास अच्छा होगा और सुंदर होगा। मध्य प्रदेश के भी तमाम ज्योतिर्लिंगों को भी इस कार्यक्रम से जुड़े थे, तमाम ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। हमारे 2 संवाददाता ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर पे मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं ओमकारेश्वर का, जहां हमारे संवाददाता श्रीकांत सुकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव सीधे। श्रीकांत, जानना चाहेंगे आपसे, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ओमकारेश्वर का जुड़ना आज केदारनाथ से, और खासकर तब जब आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण आज प्रधानमंत्री ने किया। और ओमकारेश्वर तो वो जगह है जहां पर आदि शंकराचार्य ने दीक्षा ली थी और वहीं से शिक्षा लेने के बाद शंकराचार्य जी के आगे आदि शंकराचार्य जोड़ा गया था, ऐसी मान्यता, ऐसा कहा जाता है। किस तरीके से आप इसके महत्व को बताएंगे आज ओमकारेश्वर की धरती से, उसी धरती से जहां से आदि शंकराचार्य कभी वहां पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपनी दीक्षा ली। श्रीकांत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर बोलिए, वहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों पे जो है विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो ओमकारेश्वर है
मानधाता नाम के एक द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ पे दो मुख्य मंदिर हैं, एक है ओमकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन सुबह आयोजित किया गया था, जहाँ पे कई सारे साधु संत आए थे और यहाँ पे एक विशेष पाठ कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था। तत्पश्चात जो माननीय प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ में जो विकास कार्यों का लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को जो है यहाँ पे देखा गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कई सारे जनप्रतिनिधि, जैसे कि भाजपा के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं विधायक एवं सांसद, इस तरह के कई सारे जनप्रतिनिधि भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम का आनंद लिया और साथ ही साथ जो केदारनाथ में कई सारे विकास कार्य हैं उसके भी यहाँ से बैठ के उनको देखा गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का भी जो है सुबह से जो है लगा हुआ है, यहाँ पे आ रहे हैं लोग और दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मंदिर प्रशासन भी जो है पूरी प्रयास कर रहा है कि जितना हो सके कोविड जो प्रोटोकॉल है, कोविड गाइडलाइन जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, उनका भी जो है काफी हद तक पालन किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि जो ओमकारेश्वर है उसमें जो है आदि शंकराचार्य के संदर्भ में कहा जाए तो एक खास महत्व ये है कि आदि शंकराचार्य जब 8 साल की उम्र में यहाँ पे आए थे तो उन्होंने 2 साल के लिए आके अपने यहाँ पे जो एक गुफा है वहाँ पे उन्होंने अपने गुरु जो है गोविंद भागवत पद उनसे दीक्षा ली थी और उन्होंने यहाँ पे कठिन तपस्या करके उन्होंने जो है काफी सारी जो है दीक्षा भी प्राप्त की थी। जी बिल्कुल, बहुत महत्व है श्रीकांत जी वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर से और वहाँ के महत्व को हमारे दर्शकों के साथ प्रतिपादित करने के लिए। लेकिन श्रीकांत जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा जाते जाते कि आज जिस तरीके से वहाँ कार्यक्रम हुआ, लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री को उन्होंने वहाँ सुना होगा, आपकी बात हुई उनसे, क्या कुछ कहना है वहाँ लोगों का, खासकर तीर्थों के विकास को लेकर अगर बात की जाए जो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण के दौरान में भी कही है? आप एक बार जरा अपना प्रश्न दोहराएं। जी श्रीकांत, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री ने तीर्थों के विकास को लेकर जो अपनी प्रतिबद्धता आज भाषण में भी दोहराई है, वहाँ लोगों से आपकी अगर बात हुई हो, क्या कुछ उनके मन में है, क्या वो कह रहे हैं? लोग भी काफी उत्साहित हैं कि जिस प्रकार जो प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में, उसके बाद जो रीबिल्डिंग और जो वापस से जो व्यवस्थाओं को सुचारित करने का जो प्रयास किया जा रहा है और जो 5 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, इसको लेकर काफी लोग सकारात्मक हैं और काफी उत्साहित भी हैं। और उस तरह से वो कह रहे हैं कि हर जितने भी तीर्थ स्थल हैं भारत में, उन सब का भी अच्छी तरह से विकास हो और सारी जो है सरकारी जो दिशा निर्देश है उनको समय समय पे पालन किया जाए। और साथ ही साथ लोगों की बात की जाए तो वो अपने लेवल पे जो है, अपने स्तर पे जो है सफाई रखें, कोविड नियमों का हमेशा पालन करते रहें, उचित दूरी रखें। इन सब चीजों पे जो है लोगों की काफी अच्छे जो है राय थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत सुकुमार हमारे संवाददाता ओंकारेश्वर से जुड़े हुए थे। ओंकारेश्वर की वो धरती जहां से 8 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य जो है वो वहां पहुंचे थे और 2 साल वहां रहे, अपने गुरु से उन्होंने वहां पर दीक्षा ली थी और बहुत महत्व ओंकारेश्वर का यहाँ पर हो जाता है। महाकालेश्वर का भी रुख करेंगे, हमारे संवाददाता वहां से भी जुड़ेंगे। लेकिन अक्षत जी, पहाड़ों के विकास को लेकर प्रधानमंत्री का शुरू से जोर रहा है, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हमने देखा लेह, श्रीनगर, ये तमाम वो इलाके भी जहां पर जब श्रीनगर और लेह की अगर बात की जाए तो वहां जिस तरीके से विकास कार्य हम देख रहे हैं, पहाड़ों को में जो सुविधाएं नहीं थी पिछले कुछ वर्षों से, बल्कि ये कहें कि आज़ादी के बाद से ही अब उन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं एक प्रतिबद्धता जो है वो देश में दिखाई दे रही है। कुछ यही स्थिति उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी कई जगहों पे हम देख रहे हैं। ऐसे इलाकों का विकास, ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ना और वो भी उन सुविधाओं से जोड़ना जिन सुविधाओं का लाभ भारत के तमाम कोने कोने की जनता, भारत के हम जैसे लोग जो मध्य में बैठे हुए हैं या उत्तर भारत में बैठे हैं, दक्षिण भारत में बैठे हैं, हम जो उन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उन सुविधाओं से जो पहाड़ी लोग जो वंचित थे उन तक उन सुविधाओं को पहुंचाने का काम जिस तरीके से हो रहा है, उसका जिक्र भी आज प्रधानमंत्री ने किया है। आज़ादी के बाद से कई वर्षों तक पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, उनको देश के मुख्य धारा से जिस तरह से जोड़ना चाहिए था, वो कार्य उस रूप में नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था।
इसी कारण से हम ये महसूस करते थे कि वो एक अपने आप को थोड़ा सा अलग सा महसूस करते हैं कि यदि पिछले कई सालों में जैसे मोदी जी का कहा जाए तो मोदी जी ने खुद इन कठिनाइयों को महसूस किया है, क्योंकि वो कई वर्षों तक उत्तराखंड में रहे हैं। अभी गरुड़ चट्टी की बात हो रही थी, वहाँ पर वो अपने कुछ पुराने मित्रों को उन्होंने देखा भी, उनको हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। तो उन सब चीज़ों को उन्होंने साक्षात वहाँ रहकर महसूस किया। तो इसलिए वो सब उन कठिनाइयों से परिचित हैं और उनको दूर करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अब आप देखिए इतना छोटा सा मुद्दा था कि वहाँ पर रहने वाले जो पुरोहित हैं वो जब सुविधाएं नहीं थी, जब बर्फबारी बहुत होती थी तो जो यजमान आते थे उनको वो अपने घरों में रुकवाते थे और वो स्वयं बाहर रहते थे। तो उस चीज़ को महसूस करके उन्होंने वहाँ पुरोहितों के लिए एक विशेष रहने की व्यवस्था करवाई। अब नए उनके निवास का निर्माण हो रहा है वहाँ पर। तो जो स्वयं व्यक्ति उन चीज़ों, उन तकलीफ़ों को महसूस करता है, वही उस पर काम कर सकता है। तो बाकी पहाड़ी क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। एक बात उन्होंने अपने उद्बोधन में ये भी कही कि पहाड़ों में कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आती है। पलायन रुके, पलायन ना हो। अगला दशक युवाओं का है, ये भी बात उन्होंने कही कि अगला दशक आपका है। तो और पराक्रम से भरा हुआ है पहाड़ों का जो इतिहास है। हर परिवार से कोई न कोई सेना में रहता है। कल सैनिकों के साथ ही उन्होंने दिवाली भी मनाई। तो ये जो जवानी है पहाड़ों की, उसको बाहर ना जाना पड़े, उनको वहीं पर अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिले, ये प्रयास उनका है। उस कहावत को भी बदलने का प्रयास जो उनकी बात से लगता है कि वो उस कहावत को भी बदलना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से पहाड़ों का विकास और समग्र रूप से देश का विकास, ये उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। रंजन जी, लेकिन आपको लगता है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी का जो जिक्र अक्षत जी कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने पहली बार ये वाली बात नहीं कही। प्रधानमंत्री ने जब पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं, उनके भाषण में पलायन जो होता है पहाड़ी इलाकों से, उसको रोकने, और खासकर वो रोकने ही नहीं बल्कि क्यों हो रहा है पलायन, वो वहाँ पे अगर आप संसाधन उपलब्ध करा दो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, वहाँ पे रोजगार दे दो, तो पलायन होगा ही नहीं। इस पर प्रधानमंत्री का फोकस शुरू से रहता है। और जो आपने भी अपनी सबसे शुरुआत में ये बात कही थी कि 100 साल में जितने लोग केदारनाथ या नहीं पहुंचे हैं, वो अगले 10 सालों में लोग पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सड़कें, वहाँ का एयर कनेक्टिविटी, वहाँ की रेल कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं इन सब का को मजबूत कर हम आज इस स्तर पर केदारनाथ नगरी को पहुंचा देंगे कि जो टूरिज्म का जो जैसे कहें कि धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जो फोकस और जो काम हो रहा है देश के अंदर, उससे कहीं ना कहीं जो पलायन हो रहा है और रोजगार का जो की वजह से जो पलायन होता है वो भी रुकेगा। जी, कुछ 2-3 चीज बोलना चाहूँगा आदित्य जी। एक तो जो पहाड़ हैं सदियों से हमारी रक्षा करते आए हैं। अगर हम देश की बोले सिक्योरिटी रिंग अगर है तो नॉर्थ में पूरे पहाड़ है। आप नॉर्थ ईस्ट से चलेंगे, पूरे पहाड़ी हमारी सुरक्षा करते आए हैं। तो जाहिर है जो लोग वहाँ पे हैं उन्होंने बहुत ही शहादत दी है, सेना में है, हर घर से हैं। लेकिन जो कमी है पहाड़ की, पहाड़ में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। जो प्लेन में एग्रीकल्चर हो सकता है नीचे आकर के, वह कृषि आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, वो कमी है। उस कमी को दूर करता है पर्यटन, जो ही पहाड़ी क्षेत्र है। तो जब अगर सुविधा नहीं होगी, अगर वहाँ पर रोड नहीं होगा, ट्रेन नहीं जाएगी, तो विकास नहीं होगा, वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, पर्यटन नहीं होगा। और कोविड जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संख्या रिकॉर्ड संख्या हो रही है, इसलिए हो रहा है कि वहाँ सुविधा बढ़ी है। तो जाहिर है लोग जाएंगे तो पर्यटन का विकास होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जो माइग्रेशन का जो कारण था कि वहाँ पे अच्छी खेती नहीं होना या खेती का अभाव या सरकारी नौकरी, वहाँ रोजगारों क्या करेंगे आप, वहाँ बड़े बड़े कल कारखाने लग नहीं सकते हैं। तो जाहिर है कि जब भी उससे जुड़ा हुआ टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, पहाड़ का जो मुख्य स्रोत है टूरिज्म है। तो जाहिर है जब भी ट्रेन अगर आ रही है, दिल्ली से उन्होंने देहरादून की हाईवे की बात की है, हेलीपैड की बात हो रही है, वहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। तो जहाँ भी
आर्थिक उन्नति होगी किसी भी क्षेत्र का, तो एक तरह से हमारी रक्षा कर रहा है पहाड़। अभी भी अब केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे देखिए हिमालय माला दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। और साथ में वह एक पर्यटन के साथ साथ हमारे आर्थिक जो हमारा उन्नति है वो भी हो रही है। बिल्कुल। तो जब भी आर्थिक उन्नति होगी तो नेचुरली माइग्रेशन वहाँ पे रुकेगा। तो वहाँ की जवानी, जो अक्षय जी बोल रहे थे, तो पानी भी रुकेगा और जवानी भी रुकेगी। बिल्कुल। अक्षय जी, एक बात और प्रधानमंत्री ने कही है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका जो गौरव है वो कहीं ना कहीं लौट रहा है। लोग अब जब वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ के बारे में लोग जान रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक आस्था वहाँ के प्रति और ज़्यादा बढ़ रही है। उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया। आज अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की आधारशिला अब रखी जा चुकी है और निर्माण भी लगभग काफ़ी कुछ शुरू हो चुका है। ऐसे में वहाँ का गौरव एक बार फिर लौटा है। क्या लगता है आपको इस तरीके से जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अयोध्या की बात की जाए, केदारधाम की बात की जाए, या तमाम और जो धार्मिक स्थल हैं हमारे, उनका गौरव लौटाने का काम किस तरीके से हो रहा है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि हम जाएं तो केदारनाथ से ही हम शुरू करते हैं। तो केदार, जैसा कि कहा जाता है कि केदारनाथ की मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी और आदि शंकराचार्य जी द्वारा उसका पुनर्निर्माण किया गया था उस मंदिर का। तो आज वो क्षण फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि फिर उस मंदिर का और पूरे क्षेत्र का जो पुनर्निर्माण का बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है मोदी जी के माध्यम से, और राज्य सरकार उसको फलीभूत कर रही है। वो एक ऐतिहासिक पल ही है और इसी क्रम का एक हिस्सा है कि भारत की जो आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक ये स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थल, उनका गौरव पुनः लौटाया जाए। भारत की युवा पीढ़ी को, भारत के बच्चों को उनके गौरवपूर्ण इतिहास से परिचय कराया जाए, जिसका कि अभाव आज़ादी के बाद से हमें देखने को मिला था। भारत का जितना भी गौरवपूर्ण इतिहास था उससे हमें, उसको जानने से हमें वंचित रखा गया था कतिपय विचारधाराओं द्वारा। तो उसको हमें अपने गौरवपूर्ण इतिहास के प्रति, हमें देश के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने साधु संतों और अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति जो एक गौरव का भाव होना चाहिए कि हम इतने श्रेष्ठ विचार जो है विश्व को दे सकते हैं मानव कल्याण के, उसके प्रति एक गौरव का भाव जगाने का प्रयास है, जिससे जो धार्मिक स्थानों में को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वहाँ पर यात्रा सुगम करने के द्वारा पुनः स्थापित किया जा रहा है। और इसके लिए जो ये आज का कार्यक्रम था वो निश्चित रूप में एक मील का पत्थर है। वो एक पूरे देश में इसका संचार करेगा, एक नई चेतना का संचार करेगा कि हमें अपने इतिहास को, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जानने का और हमारे पूर्वजों के प्रति का जो योगदान था इस विश्व कल्याण के लिए, उसको जानने के लिए कि अप्रतिम प्रयास होगा। लेकिन रंजन जी, एक बात और प्रधानमंत्री के इस भाषण में निकल कर आई कि जब केदारनाथ, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, जब त्रासदी आई थी उस वक्त बहुत नुकसान हुआ था और लोग कह रहे थे कि अब ये असंभव होगा उसका विकास करना, या बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस पर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के अंदर ये धारणा थी, लोग मजाक बनाते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन भारत ने प्रतिबद्धता दिखाई। भारत ने जैसे कहें कि कठिन लक्ष्य रखे, कठिन समय सीमा तय की कि कितनी जल्दी हमें उसको करना है। और आज वो भारत नहीं है कि जो ये सोचकर बैठ जाए कि ये हो ही नहीं सकता। आज वो भारत है कि कठिन लक्ष्य भी रखता है, कठिन समय सीमा भी तय करता है, जल्दी समय सीमा तय करता है और उसको पूरा करता है। कि आज जिस तरीके से पहले चरण के जो आधारशिला रखे गए थे प्रधानमंत्री केदारनाथ में, जिनका आज लोकार्पण किया है, और दूसरे चरण की आधारशिला कई जगहों की आज प्रधानमंत्री ने रखी है, क्या आपको लगता है कि उस लक्ष्य को, उस नारे को बढ़ावा मिलता है प्रधानमंत्री के इन समय सीमा में जो ये काम हो रहे हैं उसको लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री का मैं जो एक स्वभाव देखता हूँ, क्वालिटी उनके अंदर है, वो उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट रखते हैं और टाइमलाइन, जो टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन का पार्ट होना चाहिए। उनका मानना है कि सरकार का भी पार्ट वो होना चाहिए। अगर हम अभी उत्तराखंड को किनारे कर दें, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य जो हर घर में बिजली पहुंचाने का योजना है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। एक समय असंभव लगता था, जैसे आपने कहा कि 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन असंभव लगता था, करके दिखाया भारत ने। तो भारत में क्षमता है, हमें क्षमता पहचानना है
और क्षमता से हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। रंजन जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। उज्जैन महाकालेश्वर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। अजीत, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर में आप मौजूद हैं उज्जैन में, और सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे, तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, और मुख्यमंत्री ने वहां पर जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उस मंदिर की जो विकास कार्य और होने हैं वो उसका भी निरीक्षण किया है, और जो हो रहे हैं उसका निरीक्षण किया है, और कैसे अब आगे रूपरेखा उसकी बननी है उस पर भी काम हो रहा है। क्या बताना चाहेंगे, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है आपको? दक्षिणमुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में महाकाल मंदिर, और महाकाल का जो महत्व है वो काल गणना को लेकर भी है, तंत्र विद्या को लेकर भी है, और बहुत ही अद्भुत ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पर है। तो अजीत का रुख करेंगे। थोड़ा ऑडियो हमारे पास कम आ रहा है अजीत द्विवेदी का, उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। और अक्षत जी, लेकिन एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर आपसे कि पूरा अब आदि शंकराचार्य को लेकर जो आज समाज के सामने, देश के सामने प्रधानमंत्री रखना चाहते थे, वो बात तो उन्होंने रखी है। अब उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने को लेकर किस तरीके से उनकी जो प्रतिबद्धता है वो आपको नजर आ रही है कि आगे अब हमें किस तरीके से काम करना है, वो भी तब जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और कही है कि अगले 25 साल जो होंगे वो भारत का अमृत काल होगा, और उन अमृत कालों में जब हम आदि शंकराचार्य जी के विचारों को भी अगर जोड़ देते हैं तो किस तरीके से हम इस भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मनाएंगे तो भारत कहाँ दिखाई दे सकता है हमको? प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि शंकर साक्षात है, मतलब आदि शंकराचार्य जो हैं कलयुग में शंकर का साक्षात रूप हैं। तो और शंकर का अर्थ है कल्याण, जो कल्याण करे। तो उसी भाव से भारत का कल्याण हो और भारत विश्व का कल्याण करे, ये जो भावना है आदि शंकराचार्य जी की, उसकी आज हम उसको हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से महाकालेश्वर का विकास हो रहा है, उज्जैन नगरी का विकास हो रहा है, अभी पूरा सर्किट जो है महाकाल मंदिर के आसपास इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार अक्षय जी 2 मिनट रुकना चाहूंगा आपको। अजीत का रुख कर लेते हैं। हमें अजीत की आवाज मिलना शुरू हो गई। अजीत, किस तरीके से आज वहां उस कार्यक्रम को देखा गया जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री थे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए थे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा यहाँ पर आए थे, और कार्यक्रम जो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव यहाँ पर आए थे, और कई बीजेपी के नेता यहाँ पर थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर थे, साधु संत यहाँ पर थे, और विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की गई, मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया गया, और बड़ी स्क्रीन पर जो केदारनाथ का कार्यक्रम था वो यहाँ पर देखा गया। पूरा कार्यक्रम यहाँ पर लोगों ने देखा। बाबा केदारनाथ से बाबा महाकाल तक ये जो एक संबंध हमने यहाँ पर देखा लिंक होते हुए, और महाकाल अपने आप में अलौकिक है। आप जानते हैं कि महाकाल जो है अपने आप में अद्भुत है, कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं। मैं आपको आरिफ बता दूं कि द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है पूरे देश में, उनमें से महाकाल जो है वो अद्भुत है, अलग है, क्योंकि दक्षिण मुखी ये है। वो कहते हैं कि काल की दिशा जो होती है वो दक्षिण की होती है, और महाकाल का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है, तो वो काल को एक तरीके से वो वश में करते हैं, इसलिए महाकाल जो है वो कहलाते हैं। आप सीधा मैं आपको दर्शन कराता हूं गर्भगृह के। आप देख सकते हैं कि भगवान महाकाल की जो है अभी विशेष पूजा यहाँ पर की गई है, लगातार अभिषेक उनका जल से यहाँ पर चल रहा है, और लगातार विशेष पूजा यहाँ पर की जा रही है। आज कई जो विकास कार्यों का निरीक्षण भी जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे। उन्होंने यहाँ पर जो आसपास जो लगातार विकास के काम चल रहे हैं, खासतौर पर जो मंदिर को लेकर लगातार यहाँ विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। हमने देखा सिंहस्थ में बहुत ज्यादा यहाँ पर काम किया गया। उसके बाद लगातार मंदिर के जो यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा को देखते हुए यहाँ पर लगातार विकास के काम चल रहे हैं। उसकी जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उसका निरीक्षण किया यहाँ पर, और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो हम कह सकते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में महाकाल जो है, महाकालेश्वर जो है वो देश के केंद्र में है, केंद्र बिंदु में है। और एक अगर बात की जाए, द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है वो एक तरीके देश को जोड़ने का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं। अगर हम रामेश्वरम की बात करें तो पूरे वो दक्षिण भारत में है, अगर हम द्वारकाधीश की बात करें तो वो पश्चिम भारत में है, इस तरीके से हम बाबा केदारनाथ की बात करें तो पूरी तरह से उत्तर भारत में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी दिशाओं को जोड़ने का और एकता का सूत्र जो है वो हम इन अपने जो ज्योतिर्लिंग है उनको हम देख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं जो आदि गुरु शंकराचार्य जो है उन्होंने भी कोशिश की थी कि इन ज्योतिर्लिंग के माध्यम से वो लगातार जो है वो इसको बांध के रखे, जोड़ के रखे।
मंत्री साहब उन्होंने 4 पीठों की स्थापना जो है पूरे देश में की बिल्कुल थी। अजीत, हमारे बहुत साथ मंदिर के महत्वपूर्ण पुजारी उसका हैं, महत्व हम उनसे बात करते और हैं कि जिस क्या तरीके से आप बता रहे हैं, दर्शन भी आपने कराया बाबा महाकाल के हमको, और आप पर बल्कि विशेष कृपा हम कहेंगे कि दीपावली के मौके पर आप बाबा महाकाल के दर पर खड़े बिल्कुल हुए सही हैं। बात है। और श्रीकांत सुकुमार की अगर बात करें तो वो आज ओंकारेश्वर में मौजूद हैं, और वो तमाम हमारे सहयोगी जो पूरे केदार नगरी में मौजूद थे और तमाम ज्योतिर्लिंगों पर मौजूद थे। और बहुत विशेष महत्व आज के दिन का है, और उस महत्व को लेकर बताने की कोशिश आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को की है, खासकर आदि शंकराचार्य के विचारों से जोड़कर इस देश को ये संदेश दिया है कि जो विचार आदि शंकराचार्य के थे उनके विचारों के साथ अब देश आगे बढ़ रहा है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि तमाम ऐसे स्थलों पर जाएं जहां पर देश का गौरव बढ़ता है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों पर भी जाएं जहां से देश का गौरव दुनिया तक पहुंचता है, उसको विकसित करने पर काम देश की सरकार कर रही है। पहाड़ों के विकास की बात की जाए, उस पर काम हो रहा है, उसको रेल नेटवर्क, एयर नेटवर्क से जोड़ने पर हम लगातार काम कर रहे हैं। लिहाजा भारत अगले 25 साल में जो अमृतकाल मनाएगा, अगले 25 साल जब भारत के पूरे होंगे, जब भारत जिसे कहें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा होगा, तब भारत में जो ख्वाब, जो सपने, जो संकल्पनाएं आज नहीं है, वो इन विचारों के साथ ही पूरी होंगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों मेहमानों का। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अक्षय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।